अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर खाकवानी। आज सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरने के वाले से बड़ा हंगामा खेज दिन रहा, भरपूर एक्टिविटीज रही। आज की ब्लॉग में उससे बात करते हैं। काजी फायद ने किसको ग्रिल किया, किस हुकूमती अहदेदार की शामत आई, खिंचाई की गई सुप्रीम कोर्ट बेंच ने, और वो मुसलसल मसाइल का शिकार रहे। अब सारा आलम क्यों अब दीदा हो गए और वो तवज्जो का मरकज रहे, और आज अल्टीमेटली चीज़ें आगे बढ़ी किस तरफ और किस तरफ जा रही हैं, और क्या इसका रिजल्ट और क्या इम्पैक्ट होगा। आज की ब्लॉग इससे बात करते हैं। इमरान खान की स्लो पॉइजनिंग के वाले से नई चीज़ सामने आई है, नई डेवलपमेंट सामने आई है, उस पर भी बात करते हैं। और थोड़ा सा तहरीक इंसाफ में जो चीज़ें चल रही हैं, अगर वक्त मिला थोड़ा सा उस पर भी बात करेंगे। काजी फायद ईसा साहब 3 रुकनी बेंच आज उसकी समाअत कर रहे थे। उनके साथ अमीनुद्दीन खान थे और जस्टिस अतरम मिनिल्ला थे। ये फैज़ाबाद धरना केस आपको याद होगा, ये 2017 में ये फैज़ाबाद धरना हुआ था। उसमें ख़त्म नबूवत के कानून में कोई तब्दीली का कोई इस तरह का तासुर बना था, कुछ हुई भी थी थोड़ी बहुत। उस वक्त तो वज़ीर नून लीग की हुकूमत थी, तो तहरीक लब्बैक ने बेसिकली किया, काफ़ी एक्शन लिया था उस पे। और खादिम रिजवी साहब उस वक्त बहुत, बल्कि उसी से ही वो मशहूर हुए और तवज्जो का मरकज़ बने थे ये धरना। और धरने को बाद में हटाने की कोशिश की गई, बड़े ऐसे मसले मसाइल चलते रहे। धरना कई दिन चला और पूरा ज़हर इज्तिमा होता है इस्लामाबाद में, शहरी ज़िंदगी मफलूज हो गई थी, और फिर काफ़ी मुज़ाकरात चलते रहे, मामले चलते रहे। इस पर बाद में जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ था अदालत में, तो तब उस पे जस्टिस काजी फायद ईसा ने इस पे जो फैसला किया था, वो फैसला भी उनका बड़ा एक ज़ोरदार दबंग फैसला था, जिसमें उन्होंने जनरल फैज़ हमीद का भी नाम लिया और बहुत से लोगों का नाम लिया। ISI का अहदेदारों पे आया कि इसके ज़िम्मेदारान कौन है। हुकूमत को कहा गया कि इनको फिक्स करें इन चीज़ों को और कार्रवाई करें उनके खिलाफ, और वो सारा मामला उसकी फिर नज़रसानी उसकी अपील हुई। अब वो नज़रसानी दबी रही इतने साल। अब काजी फायद ईसा जब आए हैं तो उन्होंने दोबारा इसको ओपन किया है और दोबारा इस इशू को उठाया है, और उन्होंने पिछली पेशी में वफाकी हुकूमत से जवाब तलब किया था। तो आज जब हुआ केस, तो उसमें अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है। अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ग्रिल किया, वो जो जो इतलात वहाँ से आई हैं, रिपोर्ट्स आई हैं, वो दिलचस्प हैं कि वो काज़ी अटॉर्नी जनरल साहब के पास कोई यानी जाए पनाह नहीं थी। उनको पूछा गया कि आपने किस कानून के तहत ये बनाया है, और ये इसकी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसके TORs हैं, जो इतने ज़्यादा हैं और इतना फैला दिया गया, इतना वसी कर दी गई। जैसे अजहर मंडेला ने ये बात की, काजी साहब ने, ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर इतने ज़्यादा लोग इसमें ज़िम्मेदारान हो जाएंगे तो फिर तो किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकेगी, और मकसद उसका शायद आप लोगों को यही है, कार्रवाई ना करना। अतर मिनरल जस्टिस अतर मिनरल ने कहा कि ये कानून ही तो गैर कानूनी है, कानूनी कौन सा है, किस कानून के तहत आपने ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। तो अटॉर्नी जनरल ने ज़ाहिर है उनके पास कोई था नहीं, फिर उनको खुद ही अदालत ने, तरमिंडला साहब ने, जस्टिस तरमिंडला ने राह सुझाई कि 2017 का जो इंक्वायरी कमीशन एक्ट है उसके तहत आप बनाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं हुकूमत से, फेडरल हुकूमत से मैं बात करूँगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उसके तहत हम इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे। तो जस्टिस काजी फायद ईसा कहना था कि इस पर एक कमीशन बनाया जाए, बाख्तियार कमीशन हो, जिसपे कोई उसके असरात भी हों और वो कोई फैसला हो भी सही। और फिर उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट किसके आगे पेश होगी, कैबिनेट के आगे पेश होगी, अदालत के आगे पेश। उन्होंने कहा, काजी साहब ने कहा कि हम क्यों काम करें हुकूमत का, हुकूमत का काम अदलिया का काम नहीं है, ये हुकूमत का काम है जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करे, जायजा ले। ये तो एक अच्छी बात है कि वह अदलिया को अपने रोल तक रखना चाह रहे हैं और एग्जीक्यूटिव के मामले दखल नहीं देना चाह रहे। लेकिन उसमें फिर चेयरमैन पैमरा थे, सलीम बेग साहब, वो पिछले 4-5 साल से और 2-3 हुकूमतों में, इमरान खान दौर में भी थे, शहबाज शरीफ दौर में भी थे, मौजूदा दौर में भी चेयरमैन पैमरा है। वो खासी उनकी खिंचाई। उनसे पूछा गया कि आपने अपील की, कोई नजरसानी की है? उनका पहले दिन के बाद उन्होंने कहा जी हमने फैसला किया लीगल कमेटी ने, और क्या। फिर उनसे पूछा गया कि जनाब आपने जो फैसला किया, वो फैसला है कहाँ, रिटर्न तो होगा ना, कोई बोर्ड का फैसला। तो उन्होंने कहा नहीं, वो ज़बानी फैसला। तो उन्होंने काजी साहब ने कहा भाई ज़बानी तो आपको पता है, आपको खुद अपने पैमरा कानून में है कि ज़बानी फैसला नहीं हो सकता, तो आप गलत बयानी कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि पहले विषय उन्होंने ये भी कहा कि जी सब लोग अपील कर रहे थे तो हमने अपील कर दी। उन्होंने कहा ये क्या बात है, आपका एक आईनी अदारा है, आइन के तहत पैमरा एक अदारा बनाया गया है, तो आपका ये किस तरह कर सकते हैं कि भाई सब नहीं कर रहे थे तो हम भी कर दिया। तो खैर बाद में उन्होंने फिर अपनी अपनी निजात इसी में पाई कि उन्होंने कहा गलती तस्लीम कर ली कि जी हमसे गलती हुई। फिर दोबारा कोई बात नहीं हुई, तो फिर जब उन्होंने कहा कि वो ज़बानी वाली बात हुई कि ज़बानी फैसले पे, तब भी उन्होंने कहा गलतफहमी, गलत बयानी कर रहे हैं चीफ जस्टिस ने कहा। तो उन्होंने कहा कि हमने भी ये, उन्होंने चेयरमैन पैमरा ने कहा कि जी हम अपनी गलती तस्लीम करते हैं। हाँ, चेयरमैन पैमरा ने ये एक स्टेटमेंट दी दिलचस्प कि मेरे पास पिछले 5 सालों में कभी कोई प्रेशर नहीं आया। फिर अंसार अब्बासी साहब का जो बयान हल्फी उन्होंने जमा कराया था, उसमें काफ़ी कल से वो बड़ा 2 दिन से वो डिस्कस हो रहा है मीडिया में। उसमें उन्होंने खुले और सीधे डायरेक्ट जनरल फैज़ हमीद पे इल्ज़ाम लगाया, जो उस वक्त
डायरेक्टर सी थे, आईएसआई के डायरेक्टर सी थे। उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद ने मेरे ऊपर दबाव डाला कि नजम सेठी जो उस वक्त जियो पे प्रोग्राम करते थे, सेठी साहब का प्रोग्राम बंद करने के लिए दबाव डाला गया, और मुख्तलिफ चैनल्स ये भी कहा गया कि हुसैन हक्कानी का बाइकाट कराया जाए मुख्तलिफ चैनल्स पे, और साथ कुछ चैनल्स को रोकने के लिए दबाव डाला गया, और इस तरह पे ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर्स रहे। डॉन और जियो के नंबर तब्दील कर दिए गए, मैंने नंबर बहाल किए, और अबसार आलम साहब बाद में ये भी उन्होंने कहा कि देखें जी, मैं इस पे ही मेरी वजह कार्रवाई हुई, मेरे खिलाफ अदालतों में दरखास्तें दी गई और फिर मुझे हटाया गया। तो काजी साहब ने खैर अदालतों को तो बचाया, उन्होंने कहा कि अदालतों पे आप बात कर रहे हैं तो ये अदालतों को बुरा बना रहे हैं, तो लेकिन उन्होंने ये कहा खास तौर पे अथर मिनिल्ला ने, जस्टिस अथर मिनिल्ला ने बहुत अप्रिशिएट किया, बड़े खुल के उन्होंने तारीफ की, और उनका देखे उन्होंने बड़े जुर्रत से काम लिया। उस वक्त उन्होंने खत लिखे, असल में चेयरमैन पैमरा के तौर पे उन्होंने दबाव पे उन्होंने आर्मी चीफ को भी गालिबन खत लिखा, प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार को भी खत लिखा। और चीज़ उनका देखें, उन्होंने उस वक्त जब उन पर दबाव था, दबाव का उन्होंने इजहार किया है। ओहदे से हटने के बाद हर कोई करते हैं, लेकिन उस वक्त हर कोई नहीं करता, तो इन्होंने किया और बहुत अप्रिशिएट किया, और ये आप दीदा हो गए जिसपे अबसार आलम साहब उन्होंने कहा कि ये कलमात जो है ना, ये मेरे लिए बड़े बायस फ़ख्र हैं, चीज़ें, ये सब चीज़ें अपनी जगह बातें ठीक है। लेकिन बात ये है कि अबसार आलम साहब के बारे में ये बात भी समझनी चाहिए, वो बड़े स्ट्रॉन्ग और ज़बरदस्त किस्म के प्रो नून लीग जर्नलिस्ट थे। वो समझ लें नवाज शरीफ के इमरान रियाज थे। जिस तरह इमरान रियाज खान का पीटीआई के हवाले से वाबस्तगी थी, और उसने स्टैंड भी लिया, और ज़ाहिर उसकी बहुत भारी कीमत भी अदा की, लेकिन बहुत सख्त और डटा रहा। साबिर शाकिर और ये बुरी कैटेगरी है दो तीन सहाफ़ियों की, जो इमरान खान के हवाले से रहे। यही दो दो तीन चार पाँच लोग जो, और उनमें से सबसे नुमायाँ और सरफ़हरिस्त जो है अबसार आलम साहब थे। और अबसार आलम साहब को एक पॉलिटिकल तकर्रर किया गया था चेयरमैन पैमरा के लिए, एक पॉलिटिकल तकर्री थी। तो चूँकि नवाज शरीफ के वो राइट हैंड थे, नवाज शरीफ के बहुत करीबी आदमी थे, मोहतमद थे, उनके इंतहाई करीबी साथी थे, और वो सारा धरना और सब कुछ नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ था, तो उसलिए उन्होंने ज़ाहिर स्टैंड नवाज शरीफ के हक में लिया। या आप वैसे समझे कि अगर इमरान खान दौर में अगर इमरान रियाज खान अगर होते, या मरहूम अरशद शरीफ, या इस तरह का कोई बहुत ज़बरदस्त प्रो पीटीआई कोई जर्नलिस्ट अगर पैमरा का चेयरमैन होता है, जिस तरह होता है, तो अब वो भी सब चीज़ों में वैसे ही करता। तो ये है अबसार आलम साहब, एक सीनियर सहाफ़ी हैं, वो अच्छे दिलेर आदमी हैं, और उनको बहरहाल उनकी कीमत भी अदा करनी पड़ी, उन पे गोली भी चलाई गई थी, वो ज़ख्मी भी उससे हुए थे। लेकिन ये बहरहाल अपनी जगह हकीकत है कि वो एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्रो नून लीग जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने हमेशा नून लीग पिछले कई सालों से, 8-10 सालों से बहुत भरपूर तरीके से नून लीग के बिल्कुल उसी कैंप में ही हैं पूरी तरह। वो कोई गैर जानबदार सहाफ़ी कतई नहीं है, और हर लिहाज से नून लीग के सहाफ़ी हैं, तो उनकी जुर्रत और दिलेरी अपनी जगह, लेकिन उसकी कोई रीज़न्स हैं, वाज़ेह रीज़न्स थी। वो मियाँ साहब के ही आदमी थे, तो मियाँ साहब की जब हुकूमत ख़तरे में पड़ी तो मियाँ साहब के साथ खड़े रहे। तो ये तो बात ये अब जस्टिस अतर मिनिल्ला को भी ज़ाहिर है बात मालूम है, सबको ही मालूम है अच्छी तरह, लेकिन भारत उन्होंने ग्लोरीफाई करना मुनासिब समझा। और एक दिलचस्प हुआ कि डॉक्टर तहरुल कादरी को बड़ा रगड़ा लगाया, कि उन्होंने कहा कि ये कनाडा से आए थे, और वैसे भी इससे ज़्यादा समझ नहीं आई बात। इसको मैं अब 2017 के धरने की चीज़ें दोबारा उठा के देखता हूँ, लेकिन वो बुनियादी तौर पे तो तहरीक लब्बैक का था और खादिम रिजवी साहब का था। अब वो तहरुल कादरी साहब को उन्होंने काफ़ी ग्रिल किया कि आए देखें आके, उन्होंने वो 2014 के धरने में, वो 13 और 14 में तो तहरुल कादरी का बहुत बड़ा रोल था, 17 में भी शायद उनका होगा, इसको देखने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह उन्होंने रगड़ा तहरुल कादरी साहब पे लगाया कि पाकिस्तानी हुकूमत को परसूख होना चाहिए था, कनाडा से एक बंदा आता है और पूरे मुल्क को मफलूज कर लेता है, देखना चाहिए उसकी टिकट किसने दी और ये क्या हुआ। और उन्होंने कादरी साहब पे बड़ा वो किया, पता नहीं वो खादिम रिजवी साहब की बजाय उन्होंने कादरी साहब पे इतनी ज़्यादा चढ़ाई क्यों की। हालाँकि बुनियादी तौर पे तो अगर उसमें था तो वो लब्बैक, तहरीक लब्बैक का था। तहरीक लब्बैक तो खादिम रिजवी साहब भी ज़ाहिर है उसके अमीर और सब कुछ थे। तो खैर बहरहाल कादरी साहब बादशाह आदमी है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो कुछ भी कह सकते हैं। कल के केस में उन्होंने एक वकील साहब को कहा कि आप नाम से हाफ़िज़ को लिखते हैं, और आप इसका आपका सवाब ख़त्म करने की बात है। बात ये है कि चीफ जस्टिस साहब को, जज साहब को इस तरह फतवे देने से गुरेज़ करना चाहिए, और पर्सनल कमेंट से भी गुरेज़ करना चाहिए। आज पैमरा के भी वकील के साथ ऐसा हुआ कि उसको बात नहीं करने दी गई, हत्ता कि वो बुज़ुर्ग आदमी है और अच्छे वकील हैं। वो आखिर में उन्होंने कहा कि आप मुझे बात नहीं करने देते, मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा आप जाएँ, चले जाएँ, हम आपको नहीं सुनते। तो वो चले गए अदालत से। ये भी रवैया मुनासिब नहीं है। जजेस को तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। यही जजेस जब फिर साल डेढ़ साल बाद जब रिटायर हो जाएँगे, तब हमने देखा है कि क्या हाल ये होता है कि फिर जाते हैं किसी बार की तकरीब में या और जगहों में तकरीबात में, कोई वकीलों से हाथ मिलाना गवारा नहीं कर रहा होता। यही हमने साकिब साहब, चीफ जस्टिस साकिब निसार को भी देखा है और लोगों को भी देखा है। तो जज साहबान को जब इक़्तिदार में होते हैं, ताकत होती है, उनके पास एक मनसब है बड़ा, बड़े मनसब के बड़े तकाज़े हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल
زیادہ ذمہ دار ہونا چاہیے اور تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، وکیلوں کو سننا چاہیے۔ میرا خیال ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان اس بارے میں تھوڑا سا ان کو یہ بات کنسیڈر کرنی چاہیے۔ تو یہ آج فیض آباد کیس میں یہ ابھی کارروائی ہوئی ہیں، اور وہ اب یہ یعنی چیزیں اس طرف جا رہی ہیں کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن سے بڑھ کے ایک کمیشن باختیار کمیشن کی طرف سپریم کورٹ چاہ رہی ہے، کمیشن بنائے اور کمیشن کی رپورٹ کیبنٹ میں پیش ہو اور اس پہ عمل درآمد ہو۔ تو خیر یہ جب کمیشن بنتا ہے، اگر یہ کسی کریڈیبل جج کو یا کسی ریٹائر جج کو یا کسی شخصیت کو بنایا جائے کمیشن کا سربراہ، اور پھر اس کے ٹی او آرز ہیں تو اس میں ہے تو دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن جب تک رپورٹس اور چیزیں آئیں گی میرا خیال اس وقت تک شاید حکومت الیکشن ہو چکی ہو، حکومت آ چکی ہو، اور موسٹ پرابلی جیسا لگ رہا ہے نون لیگ کی حکومت ہوگی، تو پھر صورتحال اور دلچسپ ہو جائے گی کہ جنرل فیض حمید کے ساتھ معاملہ کیا بنتا ہے۔ فیض حمید کو ویسے یہ بعض لوگ سوال کرتے رہے کہ کیا جنرل فیض حمید کا بھی جوابی بیان الفی عدالت طلب کرے گی، لیکن لگتا ہے انہوں نے اس کے لیے نہیں کیا، کمیشن کی طرف لے کے گئے، اور انہوں نے ابصار عالم کو بھی کہا کہ آپ یہ بات بیان کمیشن کے سامنے دیں گے، انہوں نے کہا میں بالکل دوں گا۔ انہوں نے کہا وہاں تو جسٹس نے کہا کہ وہاں تو آپ پہ جرب بھی ہوگی، جن پہ آپ الزام لگا رہے ہیں وہ بھی اپنے وکیل لے کر آئیں گے، اپنا دفاع کریں گے۔ انہوں نے کہا میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں۔ تو ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوگی، اور میرا خیال ہے کمیشن بننا چاہیے، بالکل ٹھیک بات ہے، ایک بااختیار کمیشن بننا چاہیے اور بہت کچھ جو ہے نا وہ ختم ہونا چاہیے۔ لیکن اب کس چیز پہ کمیشن بنائیں گے، یا 9 مئی کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بھی کئی کمیشن بن سکتے ہیں۔ چلے بہرحال اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔